अगर मैं आपसे पूछूं हीट और टेम्परेचर सेम होते हैं क्या, और एक और सवाल, गर्म चाय और गर्म पानी दोनों का टेम्परेचर सेम हो सकता है लेकिन हीट सेम होगी क्या? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? डेली लाइफ में हम हीट और टेम्परेचर को समझ लेते हैं लेकिन फिजिक्स में इनका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है और इसी कन्फ्यूजन की वजह से एग्जाम में भी मिस्टेक हो जाती है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हीट वर्सेस टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और सीपी एंड सीवी का कॉन्सेप्ट सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में। अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ न्यूमेरिकल और एग्जाम के लिए भी स्ट्रांग बना देगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हीट एक्चुअली होता क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज मैं आपको थर्मल फिजिक्स पार्ट ए यूनिट फर्स्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और भी कवर करने जा रही हूँ। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहला टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, नेक्स्ट होगा स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये सारे टॉपिक आज मैं आपको इस लेक्चर में कवर करूँगी। लेकिन इसको कवर करने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसके पहले अभी तक मैंने कौन कौन से टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में कवर कर लिए हैं। मतलब कि आपके थर्मल फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टॉपिक कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो ऑफ थर्मल फिजिक्स। हमने जो इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सब में जो हमारा सबसे पहला वीडियो है जिसको फर्स्ट वीडियो लिखा गया है उसमें मैंने सेलेबस डिस्कशन कम्प्लीटली बताया है। ठीक है, कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सेलेबस को कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया है। यहाँ इंट्रोडक्शन केवल थोड़ा सा नहीं बताया गया, काफ़ी लेंदी वीडियो है और वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कवर किया गया है। उसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो सारे टर्मिनोलॉजी वहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, थर्ड वीडियो जो मैंने कवर किया है उसमें मैंने टेम्परेचर क्या होता है ये बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो मैंने बताया। यानी थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहला लॉ बना था जीरोथ लॉ जिसको कहा गया था, इसको पहला लॉ नहीं बनाया गया था, बनाया तो ये सबसे लास्ट में गया था, लेकिन इसको पढ़ते हम सबसे पहले हैं। क्यों ऐसा करते हैं ये भी मैंने वहीं पर डिस्कस किया है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, फोर्थ वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें मैंने थर्मोडायनेमिक वर्क एंड पीवी डायग्राम क्या होता है जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, इसको वहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, और जो मैंने फिफ्थ वीडियो बनाया है उसमें मैंने साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क के साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, पाथ वर्क क्या होता है और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है वो मैंने कवर किया है। ओके, ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए। आप थर्मोडायनेमिक्स के जो प्लेलिस्ट हैं उसमें जाके चेक कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक कवर होना है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हीट। जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया है वहीं पे मैंने बताया है कि शुरुआत मैं हीट और टेम्परेचर से करूँगी। तो हीट और टेम्परेचर में भी मेरा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है हीट। तो हीट क्या होती है? हीट को समझने से पहले आप हीट के एक एग्जाम्पल को समझिए। ठीक है, जिससे आपको क्लियर होगा कि हीट होती क्या है रियल में। उसके बाद मैं समझाऊंगी कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज कर लीजिए कि आप एक चाय का कप लिए हैं और उसमें हाफ कप हॉट वाटर है। अब इसको हम डायग्राम से दिखाते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक कप है। ठीक है, ये रहा वो कप, और इसमें आप क्या किए हैं कि हाफ कप चाय ले लिए हैं। ठीक है, और ये जो चाय है वो हॉट टी है। ठीक है, हॉट चाय है या हॉट टी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो चाय है जब आप इसमें लेते हैं उसके बाद आप इसको हाथ से पकड़ते हैं या आप खुद पकड़ते हैं या किसी को देते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपने ही पकड़ा। कुछ देर बाद आपको फील होगा कि कप का ऊपर का पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जिसमें अभी चाय नहीं है जितने हाफ कप में, ठीक है, ऊपर का पोर्शन आपको थोड़ा हॉट लग रहा है, क्योंकि जब आप चाय पीने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके मुंह के पास थोड़ा सा गर्म हो रहा है। ठीक है, तो
आपको लगेगा कि ये पोर्शन इसका हॉट है, और थोड़ा और टाइम बीतेगा तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो आपने इसे पकड़ा हुआ है, इसके हैंडल को, ये भी हल्का हल्का गर्म लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझा जाए। क्योंकि चाय में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण पहले कप का हाफ पोर्शन आपको गर्म फील होने लगा, और कुछ देर बाद आपको इसकी हैंडल थोड़ी गर्म फील होने लगी। इतनी गर्म नहीं हो रही कि आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा तो गर्म हो गया है। अब आप सोचिए कि इसमें ऐसा है क्या कि ये भी गर्म हो गया, इसका जो हाफ पोर्शन जिसमें चाय नहीं थी वो भी गर्म हो गया, और जहाँ चाय है वहाँ तो वो गर्म होगा ही। इसका मतलब कि इसमें कुछ तो ऐसा है इस चाय के अंदर जिसके कारण इस पोर्शन को वो हॉट कर दे रहा है। तो आप देखिए कि इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले कप का पोर्शन गर्म हो रहा है, और उसके बाद कप से वो हैंडल गर्म कर रहा है, और हैंडल से आपका हाथ आपको गर्म फील हो रहा है। तो इसमें वो चीज जिससे आपको ये इतने हॉटनेस फील हो रही है, उसे को ही हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हॉट टी, ये जो हॉट टी है यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक, टू द कप, कप के इस लेयर पे जा रहा है, एंड देन टू योर हैंड, जिस हैंड से आप इसको पकड़े हुए हैं उस हैंड पे चला जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि जो हीट जा रही है वो एक तरह से हाई टेम्परेचर से किधर की ओर जा रही है, लोअर टेम्परेचर की ओर, क्योंकि आपका हाथ तो सबसे ज़्यादा ठंडा था। ठीक, तो पहले कब क्या किया, इस अपने ऊपर वाले पोर्शन को गर्म किया, ये जो हॉट टी है वो सबसे पहले इस ऊपर वाले पोर्शन को गर्म की, उसके बाद से इस हैंडल को गर्म की, और हैंडल के बाद जिससे आप पकड़े हैं, हाथ से पकड़े, तो आपके हाथ को गर्म कर दी। यानी जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जा रही है। ठीक है, क्योंकि टी सबसे ज़्यादा गर्म था और आपका हाथ सबसे ज़्यादा ठंडा था। तो ये जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जो चीज़ जा रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं कि वो है हीट है। इतना समझ में आया। इस मीन्स कि हीट हमको क्या फील कराती है, हीट हमको हॉटनेस की फीलिंग कराती है, क्योंकि हमको हाथ, जब हमारा हाथ गर्म हो रहा है इट मीन्स कि हमको हॉटनेस की फीलिंग हो रही है। उसके पहले मेरा हाथ गर्म नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन जब हम चाय का कप पकड़े तो धीरे धीरे मेरा हाथ भी हल्का गर्म हुआ। तो हमको ये कहाँ से मिला, वो चीज़ हमें हीट से मिली। ठीक है, और वो जो चाय है उस चाय में वो क्या है, वो चाय में ही वो हीट है जो कि आगे बढ़ते हुए हमारे हाथ तक आई और हमें हॉटनेस की फीलिंग कराती है। हम आपको एक और टॉपिक बताएं। आप जानते हैं कि हम फिजिक्स में दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या, मैटर और एनर्जी। ओके, इसी दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक क्यों मैं अचानक से लाई, हीट को मैंने एक्सप्लेन किया, अब हीट को ही यहाँ पे मुझे और भी एक्सप्लेन करना है अच्छे से, तो इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। फिजिक्स में आप दो टॉपिक पढ़ते हैं, एक मैटर के बारे में पढ़ते होंगे और एक एनर्जी के बारे में पढ़ते होंगे। जब भी मैटर की बात आती है तो हम कहते हैं कि वहाँ क्या होगा, विथ मास होगा। ठीक है, लेकिन जब एनर्जी की बात आती है तो वहाँ नो मास, किसी मास की बात नहीं करते। तो जो हीट है, हीट जो होती है वो एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है। वहाँ कोई मास की बात नहीं होती है, जो हमको केवल फील हो रही है। जैसे हमारा हाथ गर्म हो रहा है तो हमें हॉटनेस की फीलिंग हो रही है, तो वो एक तरह की एनर्जी है जो चाय में है और वो ट्रांसफ़र होते होते हमारे हाथ तक चली आई। ठीक है, तो हीट एक तरह की एनर्जी होती है जिसमें कोई मास नहीं होता है, वो मैटर नहीं होता है। हीट एक तरह की एनर्जी होती है जो ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या होता है वो बाद में बताएंगे, पहले हीट को जानिए कि हीट क्या है। हीट एक एनर्जी है, ठीक है, वो टेम्परेचर से बिल्कुल अलग है, वो ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर से होते हुए लोअर टेम्परेचर में। अच्छा, एक और चीज़ जो हीट होती है, आपने थर्मोडायनेमिक्स से मैंने पहले जितना पढ़ाया उसमें ये भी एक टॉपिक पढ़ाया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जो हीट होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी तो वहाँ भी बताऊंगी, लेकिन चूंकि यहाँ मैं शुरुआत कर रही हूँ हीट की, इसलिए सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो हीट जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका बहुत डिटेल पढ़ना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जहाँ पे जो हीट है वो डिपेंड्स करती है अमाउंट ऑफ मटेरियल पे। ठीक है ना, मतलब अगर हम कह दें कि एक कप में हॉट वाटर है, ठीक है, मान लीजिए कि एक हमारे पास कप है, इसमें हॉट वाटर है, और एक हमारे पास बड़ा सा पॉट है, ठीक है, इसमें भी हॉट वाटर है। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो हीट होगी, जो कप के पास हीट होगी, यहाँ पे लेस हीट होगी, ठीक है, इन कंपेयर टू
यहाँ पे जो हमारे पास हीट है, मोर हीट होगी, ठीक है, HEAT, मोर हीट होगी। मतलब कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मटेरियल पे। यहाँ का मटेरियल देख लीजिए, ये कप है और यहाँ एक पॉट रखा है, तो यहाँ पे जो कप होगा उसमें लेस हीट होगी क्योंकि यहाँ वाटर कम है, और ये पॉट है इसमें ज़्यादा वाटर होगा, तो यहाँ पे आपको हीट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर क्या है उस वक्त, सेम टेम्परेचर पे। यानी सेम टेम्परेचर पे अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन यहाँ हीट क्या होगी, लेस होगी, और इस पॉट में हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कप ऑफ वाटर हैज़ लेस हीट देन अ पॉट ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसकी हीट क्या होगी, लेस होगी इन कंपेरिजन टू पॉट ऑफ वाटर के। क्यों? क्योंकि हीट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट मीन्स कि इट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल कैसा है इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ का मटेरियल अलग है, यहाँ का मटेरियल अलग है, कप का अलग है, पॉट का अलग है। कप में लेस हीट होगी इसीलिए, और पॉट में ज़्यादा हीट होगी, लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, ठीक। दिस इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर हमको हीट अब डिफाइन करना हो, जो कि मैंने बता दिया कि हीट एक तरह की क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो बस जब हीट एक तरह की एनर्जी है तो डिफिनीशन भी उसी हिसाब से चलेगी। तो हम लिख सकते हैं हीट इज defined as the energy that transfer from one body to another due to a temperature डिफरेंस। ओके, समझ में आ गया। हीट एक तरह की एनर्जी है दैट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होता होगा, अलग अलग होता होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी कप ऑफ टी का एग्जांपल दिया था, उसमें हमारे हाथ का और कप का टेम्परेचर अलग था, तो हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही थी, कप से होते हुए हमारे हाथ में आ रही थी, ठीक है, टू ड्यू टू ए टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज़, कहीं आपको अगर दिखाना हो टेम्परेचर को तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। ओके, क्लियर है। अब इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है, हीट का इफेक्ट क्या होगा कि व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फास्टर। जब मॉलिक्यूल स्टार्ट होंगे मूव करना, तभी तो वो एक दूसरे को एनर्जी दे के ट्रांसफ़र होंगे और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर को भी इक्वल करना चाहेंगे। तो व्हेन बॉडी इज़ हीटेड, जब हम बॉडी को हीट करते हैं, इट्स मॉलिक्यूल, उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टार्ट मूविंग फास्टर विच इंक्रीज देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ये बॉडी है और अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, इसके जो भी मॉलिक्यूल होंगे इस बॉडी के वो क्या होंगे, वो बहुत तेज़ मूव करेंगे, और जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा, एक दूसरे में काइनेटिक एनर्जी इनकी और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज होती जाती है, ठीक। यूनिट क्या होती है हीट की, एसआई यूनिट जो होती है वो जूल मानी गई है, और इसके अलावा कॉमन यूनिट जो होती है वो होती है कैलोरी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में CAL से भी हम लिखते हैं। और रिलेशन अगर पूछें कैलोरी और जूल की, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। अब कभी कभी एग्जाम में 1 कैलोरी की डिफिनीशन पूछ देता है, तो 1 कैलोरी की डिफिनीशन हम कैसे देंगे, हमें जितनी हीट की नीड हो टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसको और अच्छे से कैसे कम हम एक्सप्लेन कर दें, सपोज कर लीजिए कि जो भी अमाउंट है वो 1 ग्राम हो, ठीक है, और हमको जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ वो कितना करना हो, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन करना हो, ठीक है। तो हम डिफिनीशन एट प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हम डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 1 कैलोरी की डिफिनीशन कि द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, हमको उतनी हीट चाहिए
जिससे कि हम टेम्परेचर को रेज कर सकें। ठीक है, किसके टेम्परेचर को रेज कर सकें? आप 1 ग्राम ऑफ वाटर हो हमारे पास, ओके, फ्रॉम, इसको इधर करते हैं, फ्रॉम, जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो कितना करेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम उसको इस स्पेशली बताया गया है कि 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हमको इंक्रीज करना हो, और वहाँ प्रेशर कितना हो? 1 atm हो, तो हम क्या कह सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी को हम कहते हैं 1 कैलोरी। मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी हीट हमको नीड होगी उसी को ही हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। फिर से बताते हैं, 1 ग्राम आपके पास वाटर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना। 1 डिग्री कैसे? 14.5 से 15.5 क्या होगा? 1 डिग्री होगा। और उस वक्त प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उस टाइम आपका प्रेशर कितना हो? 1 atm हो। उस वक्त आपको जितनी हीट की नीड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। क्लियर हो गया? शॉर्ट में ये वर्ड याद रखिएगा, 1 ग्राम वाटर, टेम्परेचर 1 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस वक्त आपको जितनी हीट की नीड होगी वही क्या कहलाएगा? 1 कैलोरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हीट। अब हीट आती कहाँ से? हीट के बहुत से सोर्सेज, लेकिन आपको अगर जनरल मेन सोर्सेज बताया जाए तो सबसे बड़ा सोर्स तो सन है। फिर केमिकल रिएक्शन के भी थ्रू हम देते हैं हीट, इलेक्ट्रिकल के भी थ्रू देते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन जितने होते हैं उनके थ्रू भी देते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मेन सोर्स जो होता है वो सन होता है। और ये सारे भी सोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। ओके, तो सोर्स ऑफ हीट अगर एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में कहीं पूछता है तो आप बता सकते हैं सन, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या न्यूक्लियर, या ऑप्शन में भी आपको ज़रूर मिल जाएगा अगर एमसीक्यू होगा तो। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो अभी आपने हीट पढ़ा है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो आपने जब हीट पढ़ा तो आपको हीट के बारे में जब बताया जाता है तो बताया गया कि सपोज कर लीजिए कि जो भी सब्सटेंस हो उसका मास क्या हो? एम हो। जाहिर सी बात है, हीट जिसको दे रहे हैं उसका कुछ तो मास होगा। तो आपके पास अगर मान लीजिए ये कोई भी सब्सटेंस, ऐसे जनरल मैंने दे दिया, तो इसका मास मान लीजिए क्या है? एम है। ठीक है, इसको जो हम हीट दे रहे हैं वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा क्यू मान लीजिए हमने इसको हीट दिया, ठीक है, सब्सटेंस को। और इसका जो ओवरऑल टेम्परेचर होगा वो अगर राइज करता है कितना? डेल्टा टी मान लीजिए इसका टेम्परेचर राइज करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, ध्यान से देखिए, मैंने कहा ये एक सब्सटेंस है जिसका मास है एम, डेल्टा क्यू हमने इसको हीट दी है, और हीट देने पे उसका टेम्परेचर कितना राइज हो गया? डेल्टा टी राइज हो गया। ठीक, तो इसका मतलब कि जो डेल्टा क्यू है वो हम हीट दे रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी? एम की। ठीक है, मतलब हम हीट उतना ही देंगे जितना इस बॉडी का सब्सटेंस का मास होगा, उसी हिसाब से हम हीट भी देंगे। ऐसा नहीं है कि मास बहुत बड़ा और हीट थोड़ा सा दे दिए, नहीं नहीं, जैसा मास उस हिसाब से हम हीट दे रहे हैं, इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जैसे जाहिर सी बात है कि जैसा मास उस हिसाब से अगर हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर भी हमको उसी हिसाब से मिलना चाहिए। तो डेल्टा क्यू भी हमारा इंडिविजुअली देखे तो डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अंदर अंदर सब एक दूसरे से कोरिलेट है। तो पहला एक एक्सप्रेशन हो गया, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो हम लिख सकते हैं क्या? डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम डॉट डेल्टा टी, क्योंकि इंडिविजुअली भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाएंगे। मान लीजिए हमने एक सी कांस्टेंट कर दिया। ठीक, तो सी एम डेल्टा टी, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट। ठीक है, जहाँ पे जो सी है इसको हम क्या लिखते हैं? वेयर सी इज इक्वल टू
कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये सी क्या है, वही कांस्टेंट। अब इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन, ये कांस्टेंट कैसे कैसे इसके नाम चेंज हो जाते हैं वो आगे हम टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे आप जानिए कि हीट का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डॉट डेल्टा टी, जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा टी टेम्परेचर है, राइजिंग टेम्परेचर, डेल्टा क्यू क्या है, हीट है, और सी क्या है, जिसको हम जनरल कांस्टेंट कह रहे हैं। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट। केवल हीट का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विथ यूनिट। हमने अभी तक हीट पढ़ा, हीट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होती है। सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड है, हल्का फुल्का बस चेंज है। तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जाहिर सी बात है यहाँ भी सब्सटेंस की ही बात आएगी। सपोज कर लीजिए यहाँ मैंने एक सब्सटेंस रख दिया है, ठीक है, और इस सब्सटेंस का मास मैंने m मान लिया है, ठीक है। डेल्टा क्यू इसको हीट दी जाती है, सेम वही प्रोसेस, और डेल्टा टी इसका टेम्परेचर, ये इतना मान के चलिए। अब डिफिनीशन देखिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है किसी सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस तो यही है जो मैंने माना है, इसका मास m है। तो इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो टर्म है एक तरह की वो भी हीट एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये एनर्जी कब रिक्वायर्ड है, जब हम रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मतलब जब हम ये सब्सटेंस का मास उस वक्त 1 यूनिट हो या 1 ग्राम हो, ठीक है, और टेम्परेचर उसका हम इंक्रीज कर रहे हो, ठीक, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एक तरह की हीट एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, उस सब्सटेंस का जो यूनिट मास है, मतलब वो मास उस वक्त उस सब्सटेंस का 1 यूनिट हो और जो टेम्परेचर हो हमको कितना इंक्रीज करना हो, 1 डिग्री सेल्सियस करना हो, तो उतने के लिए आपको जो हीट एनर्जी चाहिए वही क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। एक बार और डिफिनीशन बताते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कोई मास है, एक सब्सटेंस है, उसका मास अगर 1 यूनिट है, ठीक है, और हमको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और टेम्परेचर कितना हो इंक्रीज, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना हो, या उसी को लोग कहते हैं 1 केल्विन इंक्रीज करना हो, उसके लिए आपको जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती होगी उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ गई? अब आप कहेंगे कि सेम चीज़ तो पहले भी था, यहाँ पे मास कितना दे रहा है, 1 यूनिट कर देना है आपको, ठीक है। मास 1 यूनिट कर देंगे अगर, तब इसका नाम बदल जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका जब हम एक्सप्रेशन बताएंगे तो देखिएगा हीट से ही मैच करेगा, बस फर्क थोड़े से का है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ यही रहेगा। सपोज अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दें, सपोज अ सब्सटेंस, डायग्राम वही चल रहा है, सब्सटेंस ऑफ मास m एंड q इज द अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ठीक, हीट गिवन to the substance, then overall rise in temperature डेल्टा टी, ठीक है, सेम वही चीज, देयरफॉर, ठीक, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m के, ठीक, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा टी के। ये इक्वेशन मान लीजिए 1, ये इक्वेशन मान लीजिए 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m डॉट डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कुछ तो आएगा कांस्टेंट, उसको हम
कैपिटल सी लिखनी है, वहाँ स्मॉल सी लिखे थे हीट में, और यहाँ पे एक छोटा सा एस लिख दीजिए, डॉट एम डॉट डेल्टा टी। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है। वेयर सी एस इक्वल टू स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्यू क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर रेट, एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि यहाँ पे कितना होगा, 1 यूनिट होगा, डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि 1 डिग्री सेल्सियस हम मानेंगे, ठीक। अब अगर हम कहें कि सीजीएस यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक हीट की, तो क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ से सी एस निकाल दें तो क्या आ जाएगा, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आएगी, इन एम और डेल्टा टी को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्यू के नीचे आ जाएगा एम डॉट डेल्टा टी। अब यहाँ से ज़रा यूनिट निकाल लीजिए, सीजीएस में क्यू को हम क्या लिखते हैं, हीट को कैलोरी में, एम को किस में लिखते हैं, ग्राम में, और डेल्टा टी को किस में लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस में। तो सीजीएस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। और एसआई यूनिट अगर इसी का निकालें तो हीट को क्यू को क्या लिखते हैं, जूल में, मास को किस में लिखेंगे, किलोग्राम में, और टेम्परेचर को किस में लिखेंगे, केल्विन। इसीलिए हम हर जगह कह रहे हैं या तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, ठीक है, एसआई यूनिट में केल्विन। तो यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी केल्विन, जहाँ जैसी नीड होगी उस हिसाब से आप लिखिएगा। अब अगर हम पूछें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है हर लिक्विड की या हर मैटर की अपनी एक फिक्स होती है। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 4.2 होती है, ये याद रखिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर की कितनी होती है, 0.4। और यूनिट आप याद रखिए, यहाँ मैंने एसआई यूनिट लिख दिया है और यहाँ मैंने सीजीएस यूनिट लिख दिया, ठीक है। जैसी यूनिट आएगी उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। वाटर की 4.2 होती है और कॉपर की 0.4 होती है, 0.4। क्लियर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट कैपेसिटी एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विथ यूनिट। सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको जरूर दिखेगा हर जगह, ठीक है, तभी ये टर्म अलग अलग है। हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, ये भी किसी बॉडी का ही होगा, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हर जगह तो हीट ही की रिक्वायर्ड है, कितना हीट चाहिए, टू रेज द टेम्परेचर, हर जगह टेम्परेचर को ही रेज करना है, ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। कह रहा है यहाँ सिंपल है वही कि हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की, एक तरह से हमको उस बॉडी की हीट कैपेसिटी बताने के लिए हमको कितनी हीट की रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर हम अगर रेज करते हैं तो बॉडी को हमको कितना हीट देना पड़ेगा उस वक्त। अगर हम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज कर रहे हैं उस वक्त हमको बॉडी को कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, वही क्या कहलाती है, उसकी हीट कैपेसिटी, ठीक है। और हर एक बॉडी की हीट कैपेसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। देखिए लिखे हैं, द हीट कैपेसिटी इज फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर बॉडी, जैसी बॉडी उसके लिए वैसी हीट कैपेसिटी होती है। अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो हीट कैपेसिटी को भी सी से ही लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल सी से, लेकिन यहाँ फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। मास यहाँ नहीं देखा जा रहा है, ठीक है, एम की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई जा रही है, ठीक है। तो एम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि हमको किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ रही है, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी बॉडी को, वही उसकी हीट कैपेसिटी होती है। और हर एक बॉडी का हीट कैपेसिटी फिक्स होता है, ठीक। फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, वेयर C क्या है यहाँ पे, हीट कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। कंफ्यूजन हो तो दोबारा एक बार सारी जितनी डिफिनीशन बताते आ रहे हैं एक एक बार फिर से देखते जाइएगा, ठीक है, बैक करके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्यू क्या है, हीट है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर
डिफरेंस। ओके, सब थोड़ा बहुत मैच करता है, बस मास का फ़र्क हर जगह थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। ठीक है, यूनिट क्या होगी, तो क्यू मतलब कि जूल और डेल्टा टी मतलब कि केल्विन या डिग्री सेल्सियस, तो जूल पर केल्विन इसकी यूनिट हो। क्लियर है हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर हीट या मोलर हीट कैपेसिटी एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विथ यूनिट। थोड़ी सी चेंजिंग, मात्र मोल ऐड कर देना है आपको। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, जो कि आप हीट कैपेसिटी अभी हर जगह कह रहे थे, अब आप वहाँ क्या कहेंगे, मोलर हीट। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उतनी एनर्जी की हमें रिक्वायर्ड हो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस हो वहाँ पे मास कितना हो, 1 मोल हो, थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अभी हर जगह मास 1 यूनिट हो जा रहा था, यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी है तो मास को कितना मानेंगे हम, 1 मोल मास हो मेरा वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ डिफिनीशन देख लीजिए, डिफिनीशन देख लीजिए, एक्सप्रेशन देख लीजिए। सपोज अ सब्सटेंस ऑफ मास कंटेन, कितना रखा हो, n मोल, n नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स में बात करेंगे ना, एंड वही पुराना Q इज द अमाउंट ऑफ हीट given to the substance, then the overall rise in temperature is डेल्टा टी। मतलब अगर n नंबर ऑफ मोल्स हो, Q अमाउंट ऑफ हीट हो और वहाँ राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी हो, तो उस वक्त ये प्रोसेस करने में जितनी एनर्जी हमको चाहिए वही क्या कहलाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। देयरफॉर इस कंडीशन पे जितनी हीट हमको देनी पड़ती है, जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के, ये इक्वेशन 2 हो गया। कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n डॉट डेल्टा टी। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो वही C कांस्टेंट, लेकिन ये मोलर हीट कैपेसिटी है तो स्मॉल m यहाँ लिखिए, डॉट जो m आता था हर जगह वो n आया क्योंकि मोल्स की यहाँ बात हो रही, और डेल्टा टी टेम्परेचर। आपका फार्मूला क्या हो गया मोलर हीट कैपेसिटी का। अब यहाँ पे अगर हम निकालें तो हम ये भी लिख सकते हैं, Cm मोलर हीट कैपेसिटी, इसके लिए क्या होगा, Cm इक्वल टू Q अपॉन n डॉट डेल्टा टी, ये भी फार्मूला आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबके बारे में लिख लीजिए, वेयर Cm को क्या लिखेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, कई तरह के नाम है, हमने ये लिख दिया। Q क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र रेट, n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, एंड डेल्टा टी क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर है, बस आपको n की जगह m यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स हो जा रहा है। ठीक, यूनिट क्या होगी इसकी, वही जूल, जो यहाँ पे kg या ग्राम लिखा जाता था वो यहाँ पे क्या होगा, मोल होगा, नंबर ऑफ मोल्स है, और k यहाँ पे केल्विन में है। जब आपका CGS सिस्टम होता है तो डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव के बारे में डिटेल आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, डज नॉट डिपेंड एन अमाउंट एंड साइज ऑफ सब्सटेंस। इसको इससे मतलब नहीं है कि साइज़ क्या है अमाउंट की, ठीक है, और अमाउंट क्या है अमाउंट की, उसको इतना पता है कि n नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए सब्सटेंस, तो हमारा यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला Q इज इक्वल टू Cm डॉट n डॉट डेल्टा टी आएगा, और इसी से हम आगे कैलकुलेट करेंगे।
दिस इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आता है ये। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विथ यूनिट। लेटेंट हीट भी लगभग आपका जितने भी अभी हीट से रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उन्हीं सब में से है, लेकिन इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या, इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज कर लीजिए कि कहीं पे कोई चेंजिंग हो रही हो, किसी भी टाइप की चेंजिंग हो रही हो, लेकिन आपको उस चेंजिंग के दौरान अंदर में क्या हुआ ये पता ही नहीं चला, लेकिन आपको चेंजिंग दिख गई, तो जो अंदर में जो भी प्रोसेस हुआ वो एक तरह से हिडन था, जो आपको दिखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं हीट की, यानी हीट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हीट ही चेंज कर रहा है, लेकिन वो हीट चेंजिंग कर रहा है और आपको वो हीट दिख ही नहीं रही है, कहीं मेंशन ही नहीं है उस हीट के बारे में। उसी हीट को हम कह देते हैं हिडन हीट या लेटेंट हीट। प्रोसेस पूरा आपको दिखेगा, लेकिन जो हीट का प्रोसेस वहाँ हो रहा है वो डायरेक्ट आपको चेंजिंग दिखे, लेकिन कितनी हीट लगी ये आपको ना समझ में आए वहाँ पे, या ना दिख रही हो, सामने से ना दिख रही हो, आप कैलकुलेट भले कर लें लेकिन सामने से ना दिख रही हो, तो दैट इज़ कॉल्ड हिडन हीट, या उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन बताते हैं। अब चूंकि ये भी हीट ही है तो एक तरह से ये एनर्जी की ही बात यहाँ भी डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो डिफिनीशन है यहाँ पे, लेटेंट हीट इज़ द हीट एनर्जी। ये एक तरह की हीट एनर्जी होती है जो कि एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने हमेशा एक सब्सटेंस छोटा सा बना दे दिया जाता है, तो जैसे मैंने एक सब्सटेंस बना लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो लेटेंट हीट एक तरह की हीट एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस। इस सब्सटेंस, जो यहाँ मैंने एक सब्सटेंस बनाया है, इसी के द्वारा वो हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब कर ली जा रही है या रिलीज़ की जाएगी, जैसा प्रोसेस वहाँ होगा। ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट वहाँ चेंज हो रहा होगा और वहाँ या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी चेंज होने के लिए, या रिलीज़ कर रही होगी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर अगर टी माने हैं तो वो टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही होगी या रिलीज हो रही होगी, अपने वो सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करने के लिए अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रही होगी या रिलीज़ कर रही होगी और अपने आप को चेंज कर दे रही होगी, अपनी स्टेट को चेंज कर दे रही होगी, लेकिन टेम्परेचर को वो चेंज ना करे। ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। वहाँ टेम्परेचर आपको चेंज जैसा अगर 4 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस है, वो वही दिखेगा, लेकिन वहाँ आपको ये दिखेगा कि जो सब्सटेंस कभी सॉलिड था हो सकता है वो लिक्विड में चेंज हो गया हो, लेकिन टेम्परेचर सेम है। यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हीट वहाँ या तो एब्जॉर्ब हो रही होगी या रिलीज़ हुई, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन टेम्परेचर वहाँ नहीं चेंज हुआ, लेकिन उस हीट के कारण वहाँ स्टेट आपको चेंज दिख रही है। तो वो जो चेंज हो रही है स्टेट, उस दौरान जो वहाँ पे हीट लग रही है वो आपको दिखी ही नहीं, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, एक और शब्दों में देखिए इसको कहा गया है व्हेन अ सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट। कौन कौन सी स्टेट, लाइक फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। देखिए मैं कह रही थी सब्सटेंस अगर अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड ही गया या लिक्विड टू गैस में चेंज हो गया। ठीक है, हीट एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द फोर्सेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। वहाँ पे जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, सॉलिड से मान लीजिए लिक्विड हुआ या लिक्विड से गैस हुआ, इस दौरान जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, हीट एनर्जी क्या कर रहा है, उनको तोड़ने का काम कर रहा है, उनके मॉलिक्यूल में जो फोर्स है उनको तोड़ने का काम कर रहा है, जो हमें सामने से नहीं दिख रहा है। देखिए लिख रहा है हीट एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द फोर्सेज बिटवीन इट्स पार्टिकल। पार्टिकल के बीच के जो फोर्स हैं उनको ओवरकम कर रहा है, वो मतलब वो ब्रेक कर रहा है ताकि वो अब लिक्विड में बदल जाए। सिंस दिस हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर। अब ये जो हीट जो फोर्स को ब्रेक कर रहा है वो केवल फोर्स को ब्रेक करने का ही काम कर रहा है, वो टेम्परेचर वहाँ अगर 16 डिग्री सेल्सियस बना एक जनरल मान ली, तो वो आपको कभी चेंज होते नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हीट एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो अंदर के मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हीट एनर्जी सामने से तो आपको टेम्परेचर 16 दिखा और प्लस आपको स्टेट भी चेंज होते दिख गई, लेकिन जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो तो दिख रहा है ना कि हमने हीट एनर्जी दी, तो वो हीट एनर्जी क्या कर रही है, वो मॉलिक्यूल्स को तोड़ रही है, उनकी एनर्जी को तोड़ रही है, उनके फोर्सेस को तोड़ रही है ताकि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, और ये हमें दिखती नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट विच मीन्स हिडन हीट। ये एक तरह की हिडन हीट है
जो हमें दिखती नहीं है, और स्टेट आपको चेंज होता हुआ भी दिखता है, और टेम्परेचर भी आपको चेंज नहीं दिख रहा है। टेम्परेचर भी आपको 16 ही दिखेगा। सॉलिड से चीज़ें लिक्विड में बदल चुकी हैं, और आपको ये दिख रहा है कि आप हीट एनर्जी तो दे रहे थे, ठीक है। तो हीट एनर्जी कर क्या रहा है, वो अंदर ही अंदर वो जो सॉलिड है उसके बीच में जो फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के, उनको ब्रेक करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जितने भी हैं इनको वो ब्रेक कर रहा है, तभी तो लिक्विड में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वही हम क्या कहते हैं, वो हिडन हीट है, ठीक। अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछें तो मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, क्योंकि मास को ही हम हीट दे रहे हैं, जैसा मास उस हिसाब से हीट वो ले रहा है। और क्यू जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कोई कांस्टेंट आएगा, वो एल मान लीजिए, और ये एम, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी नहीं चेंज हुआ, तो टेम्परेचर यहाँ क्यों लिखे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिखे, जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, टेम्परेचर तो फिक्स है, ठीक। तो Q इज इक्वल टू एल एम, यहाँ से L इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, Q बाई एम। मेरा एक्सप्रेशन क्या आया, L इज इक्वल टू Q बाई एम। L क्या है, वेयर L इक्वल टू लेटेंट हीट, Q इक्वल टू हीट जो हम दे रहे हैं, और उस वक्त मास सब्सटेंस का जो मास ऑफ सब्सटेंस वो क्या है, एम। टेम्परेचर नहीं लिखेंगे क्योंकि टेम्परेचर तो वहाँ चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो जैसा का तैसा बना हुआ है। अगर CGS यूनिट पूछी जाए तो Q कैलोरी, M मास है तो ग्राम में, और SI यूनिट पूछी जाए तो जूल पर केजी में चला जाएगा। CGS में कैलोरी पर ग्राम चलता है, और SI में जूल पर केजी चलता है। लेटेंट हीट समझ में आया, ये स्टेट को चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है गैस से सॉलिड भी होता हो, ठीक है। आप ये पढ़े भी हुए हैं छोटे क्लासेस में, 6th and 8th में पढ़े हैं, अभी मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूँगी, क्लियर है। अब लेटेंट हीट को और भी अच्छे से एलोबरेट करते हैं। चलिए अब हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट्स के बहुत से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है लेटेंट हीट का टाइप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है, LF से डिनोट करते हैं, कैपिटल L और स्मॉल f। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी, ये हर जगह हीट एनर्जी की ही बात करेगा, ये एक तरह की हीट एनर्जी होती है जो कि हम किसको देते हैं, सॉलिड को देते हैं, टू कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हम हीट एनर्जी दे रहे हैं विदाउट एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो वहाँ कोई चेंज नहीं होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब सॉलिड लिक्विड चेंज होना मतलब क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पे जो हीट एनर्जी दी जा रही है वो केवल सॉलिड से लिक्विड को चेंज करेगा, अंदर के मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस जो होंगे उनको ब्रेक करेगा, ठीक है, और वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लेकिन वहाँ टेम्परेचर कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जो डिफिनीशन है लेटेंट हीट की वही यहाँ चल रही है, ठीक है, बस स्टेट चेंज हो रहा है तो उसको हम नाम बदल दे रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर दिए, सॉलिड से लिक्विड में हो गया। अब हर चीज़ का लेटेंट हीट अलग अलग होता है, चूँकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, क्यों, क्योंकि जो सॉलिड होगा वो तो आइस ही होगा ना, और वो लिक्विड में चेंज हो गया, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का फ्यूजन देखते हैं वो कितना होता है, फिक्स होता है 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी। अच्छा, अब सॉलिड से लिक्विड हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LV से डिपेंड कर लिखेंगे, और अब यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है तो यहाँ लिक्विड है, लिक्विड से वेपर मतलब गैस बनेगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसको कहते हैं, वही डिफिनीशन, हीट एनर्जी गिवन टू अ लिक्विड। अब की लिक्विड को देंगे टू कन्वर्ट इनटू अ गैस, ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए लेकिन टेम्परेचर में कोई इंक्रीजिंग ना हो। तो चूँकि लिक्विड से गैस मतलब एक तरह से वेपर बन रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे उसको, ठीक है। तो वाटर का वेपराइजेशन क्या होगा, 2.26 × 10⁶ इंटू जूल पर केजी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहा गया है क्योंकि सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा था, यानी आइस बदल रहा होगा लिक्विड में। अब लिक्विड से गैस बदल रहे हैं तो लिक्विड क्या होगा, वहाँ पे वाटर हो गया होगा, तो इसलिए वेपराइजेशन किसका बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, LS से डिनोट कर। सब्लिमेशन में क्या होता होगा चीज़, सब्लिमेशन आप 6th 7th 8th में पढ़े हैं, जहाँ पे गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाती हो, यहाँ लिख दें गैस टू सॉलिड। देखिए सब सब्सटेंसेस लाइक नेफ्थलीन घरों में यूज़ होता है, कपड़ों में लोग डालते हैं, डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस व्हेन एक्सपोज टू एयर, जैसे ही एयर में आती है
वो क्या होती जाती है, सॉलिड से गैस में चेंज होने लगती है। द लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन इसी को कहते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, सॉलिड से गैस में चेंज होती है, तो द लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन इज द हीट एनर्जी, सेम डिफिनीशन चली, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। बस बात यहाँ पे है कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, इसलिए उसको हम लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। और अगर इसका अपोजिट करें, और द हीट दैट मस्ट बी रिमूव्ड, या तो हीट वहाँ से रिमूव कर दें टू चेंज इट फ्रॉम गैस बैक इनटू सॉलिड, सॉलिड में गैस से सॉलिड में आया। तो आपने जो मेन डिफिनीशन पढ़ी थी वहाँ पे लिखा था कि एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो गैस से सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड से गैस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सॉलिड से गैस में चेंज होने को, उसको लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। शुरू से देख लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं, जहाँ पे हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं। वेपराइजेशन किसे कहते हैं, जहाँ से लिक्विड से गैस जाते हैं। सब्लिमेशन किसको कहते हैं, जहाँ गैस से सॉलिड जाते हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट टॉपिक यहाँ का क्या है, सेंसेबल हीट क्या होती है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी मान लीजिए, वो तो हम बाद में आपको बताएंगे जब हम सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स कराएंगे, तो वहाँ मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। सेंसेबल हीट इज़ द हीट एनर्जी, ये भी हीट एनर्जी है, दैट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। ये सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करता है। ध्यान दीजिए, अभी तक कहीं टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। चेंजेस द सब्सटेंस टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स फिजिकल स्टेट, वहाँ फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होती और वहाँ सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। व्हेन दिस हीट इज़ एडेड और रिमूव, यानी जब हम हीट ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस भी उस वक्त राइज होगा या फॉल होगा, ठीक है। हीट ऐड करेंगे तो राइज करेगा, रिमूव करेंगे तो फॉल करेगा, बट नो चेंज टेक्स प्लेस। क्या, सॉलिड, लिक्विड या गैस के फेज में कोई चेंजिंग वहाँ नहीं होगी, मतलब लेटेंट हीट से एकदम डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, जब हम हीट ऐड या रिमूव करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगी, दैट इज़ कॉल्ड सेंसेबल हीट। उस वक्त जो हम हीट दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, टेम्परेचर उस वक्त राइज और फॉल हो रहा है और फिजिकल चेंज कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस जैसा है वैसा ही बना हुआ है जिस स्टेट में, ठीक है। तो उस वक्त जो हीट दे रहे हैं वही क्या कहला रही है, सेंसेबल हीट कहला रही है। नेक्स्ट टॉपिक चलें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अभी तक सारे लेटेंट हीट से रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़े, अब सबसे लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिक। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, वैसे ही स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है। सब कुछ वही है, बस यहाँ पे मास फिक्स हो जाएगा, 1 kg डिफिनीशन में लिखिएगा। स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज। यहाँ फेज चेंज की बात हो रही है, क्योंकि लेटेंट हीट में तो फेज ही चेंज कर रहे थे हम लोग, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट में भी फेज ही चेंज करेंगे। तो हीट उतनी रिक्वायर हो, चेंज द फेज ऑफ कितना, 1 kg ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 kg ऑफ किसी भी सब्सटेंस का फेज को चेंज करने के लिए आपको जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है वही स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, फिक्स रहेगा 1 kg। इट इज़ सिमिलर टू लेटेंट हीट, एकदम लेटेंट हीट की तरह वहाँ भी स्टेट चेंज, फेज चेंज हो रहा था, बट फ़र्क क्या है, बट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज फिक्स्ड 1 kg, ठीक है। फेज चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड हो, लेकिन जो फेज चेंज हो रहा हो वो कितने kg सब्सटेंस का हो रहा हो, 1 kg, तो हम उसको तब नाम दे देंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और कोई फ़र्क नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इम्पॉर्टेंट सब हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं उसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, कि एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा इसमें। अब आते हैं ग्राफ ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। ये जितने फेज चेंज पढ़े हैं उसको ग्राफ पे कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर ग्राफ के किसी एक पोजीशन को पूछ देता है, ठीक है। तो आपको ग्राफ एक डीपली समझ लेना चाहिए, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बस आप समझ लेंगे तो आप अपने मन से भी लिख लेंगे एग्ज़ाम में। ग्राफ ऑफ लेटेंट हीट, द ग्राफ गिवन बिलो शोज द चेंज इन वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर एंड हीट रिलेटेड टू ईच प्रोसेस, ठीक है। अब कैसे कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है ग्राफ में। पहले आपको ग्राफ बताते हैं। ये है आपका एक एक्स एक्सिस जिसको हम हीट यहाँ दिया जा रहा है, और ये है वाई एक्सिस जहाँ पे टेम्परेचर मेज़र किया जाएगा, ठीक है। जो वाई एक्सिस है उस पर देखिए 2 पॉइंट है, एक 0 डिग्री सेल्सियस, एक 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए जो आपका सॉलिड है जिसको हम आइस कह रहे हैं, वो यहाँ इसी 0 पे है, ठीक है, ओरिजिन पे है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सॉलिड है, इट मीन्स कि वो सॉलिड फेज है,
इट मीन्स कि वो क्या है, आइस फॉर्म में है। तो पहला केस देखिए मैंने लिखा है सॉलिड फेज, मतलब वो आइस है, ठीक है। अब हम 0 से 1 की ओर जाएंगे, ठीक है। 0 है, देखिए लिखा है मैंने 0 से 1 की ओर। डायग्राम में देखिए 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, ठीक है। 0 से 1 जाएंगे, इट मीन्स कि हम क्या देंगे उसको, हीट देंगे। जब हम 0 से 1 की ओर जाएंगे तो हीट दे रहे हैं। इन दिस सिचुएशन द सब्सटेंस इज इन सॉलिड स्टेट, यहाँ सॉलिड स्टेट में था। एज हीट इज सप्लाइड, क्योंकि ये देखिए ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब कि हीट बढ़ रही है, यहाँ तक हीट बढ़ी है। द टेम्परेचर ऑफ द आइस स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है। अब जैसे जैसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द आइस स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो जो आइस है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, निगेटिव करते करते फिर 0 तक आएगा, ठीक है। तभी तो ये देखिए ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये सब इंक्रीज ही तो हो रहे हैं, तब तो यहाँ तक आया है 0 से 1 तक। यानी हम हीट जब दे रहे हैं तो आइस का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉन्टिन्यू, ये राइज इन टेम्परेचर तब तक होगा जब तक कि वो अपने 0 डिग्री टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए, ठीक है। यानी 0 से कम ही तो होगा इधर नीचे में, तो जब तक वो 0 डिग्री तक नहीं पहुंचा तब तक वो राइज इन टेम्परेचर होगा। जब हम हीट देंगे तो राइज करेगा, और उस दौरान होगा क्या, उस दौरान जो हमारा सॉलिड है वो 0 से कहाँ जा रहा है, 1 तक पहुँच गया, और 1 पे टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। और सॉलिड यहाँ पे जो टेम्परेचर पहुँचा 0 डिग्री सेल्सियस, वही क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि अभी तो ये सॉलिड आइस ही था, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे आते आते वो कंप्लीट मेल्ट हो गई है, तो दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब हम हीट देंगे तो टेम्परेचर आइस की स्टार्ट होगी इंक्रीजिंग, और कहाँ तक होगी, 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, अपने वो मेल्टिंग पॉइंट तक होगी, विच इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वही लिखा है, इन दिस सिचुएशन द सब्सटेंस इज इन सॉलिड स्टेट, as heat is supplied the temperature of ice start increasing, the rise in temperature continuous until it reaches its melting point which is 0। टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए, जो कि आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या होता है, जब वो 1 तक पहुंच गया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया अपने मेल्टिंग पॉइंट तक, अब 1 से कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। ये क्या है, मेल्टिंग। अब वो मेल्ट होगा, 0 से 1 मेल्टिंग पॉइंट तक हो गया। अब यहाँ पे अच्छे से वो मेल्ट होगा किस सिचुएशन में, 1 से लेके 2 में। फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब 1 से 2 में वहाँ क्या होगा, वो सॉलिड से लिक्विड में, जब तक उसको अपनी मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगी तब तक वो चेंज नहीं हो रहा था सॉलिड से लिक्विड। अभी तो वो टेम्परेचर बढ़ा रहा था कि हम चेंज होंगे। जैसे ही अब 0 डिग्री सेल्सियस पूछा, अब वो मेल्ट होना शुरू होगा। और मेल्ट की सिचुएशन कब तक होगी, 1 से लेके 2 पोजीशन तक। एट द मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, द टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट, बल्कि हम हीट उसको दे ही रहे हैं। देखो यहाँ के बाद भी तो हम हीट दिए हैं इतनी दूर भी, लेकिन अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है, क्योंकि अब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। स्टे कांस्टेंट इवन हीट इज कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड, दिस हैपन बिकॉज द एडेड हीट। अब वो जो हीट ऐड कर रहा है वो क्या कर रहा है, उस सॉलिड को मेल्ट कर रहा है, मतलब ब्रेक कर रहा है उसके मॉलिक्यूल को लिक्विड में। इज यूज टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दैट होल्ड द सॉलिड पार्टिकल टुगेदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, और वहाँ जो हीट देते हैं वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, वो केवल मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स को ब्रेक करता है। एंड हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ से यहाँ में टेम्परेचर नहीं बढ़ा, और यहाँ से यहाँ में जो हीट यूज़ हुई वो क्या हुई, मेल्ट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए हुई। तो यहाँ की जो हीट है वो हमें नहीं पता चलती, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है। देखिए एम देने का मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। अगर अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। तो अभी तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, 1 से 2, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ लिखे हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझ में आ गया। इस पॉइंट पे यहाँ के बाद से एकदम वो लिक्विड हो जाएगा। अब पहुँच गए हम 2 पे, अब 2 से हमको कहाँ जाना है, 3 पे। अब यहाँ पे 2 पे वो लिक्विड फेज में आ गया, मतलब वाटर का फेज है, तो 2 से 3 लिक्विड फेज। आफ्टर द आइस कम्प्लीटली मेल्ट एंड टर्न इनटू लिक्विड वाटर, अभी भी हम हीट देंगे ही देंगे। देखिए यहाँ भी तो हीट आ ही रही है, तो अब फिर टेम्परेचर हम और टेम्परेचर भी दे रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, द टेम्परेचर कीप राइजिंग। अब फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो अपने 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुँचे, ठीक है।
और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने का मतलब कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। यानी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस, राइजिंग अंटिल इट रीचेज 100 डिग्री विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब बॉइलिंग पॉइंट पे जब आ जाएगा तब अब इसके बाद से हम गैसियस फेज चेंज करेंगे। ठीक है, तो 2 से 3 में क्या हुआ, वो अपने कुछ नहीं हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, बस 0 से 100 जब तक नहीं पहुंच गया तब तक बढ़ा है, हीट हम दे ही रहे थे, और जैसे ही 100 पे पहुंच गया वो रुक गया है। ठीक है, दैट इज़ का लिक्विड फेज। यहाँ से यहाँ तक में लिक्विड फेज है। ठीक है, वाटर की फेज है। अब जब हम 3 तक पहुंच गए तो अब हम 3 से कहाँ पहुँचेंगे, 4 पे पहुँचेंगे। हीट अभी भी इस दौरान हम देंगे, लेकिन अब इस दौरान हीट देंगे तो अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। पहले भी हीट दे रहा था, हर टाइम हम हीट दिए, लेकिन अब यहाँ की हीट में फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट में पहुँच गया। अब यहाँ 3 से 4 के फेज में क्या होगा, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होगी एट 100 डिग्री। 100 डिग्री पे कोई भी चीज़ बॉयल होती है, द टेम्परेचर अगेन रिमेन्स कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट हो जाएगा इवन व्हेन हीट इज कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड बिकॉज द सब्सटेंस इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब 3 से 4 में वो अपने लिक्विड से गैस में आ रहा है, मतलब वेपराइजेशन। दिस चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। यहाँ भी लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होंगे आपस में ब्रेक होंगे, और जितनी हीट दे रहे हैं वो सारी ब्रेक करने में चली जा रही है। वो हीट लेटेंट हीट है, और चूंकि वो लिक्विड से गैस में बदल रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 3 से 4 की सिचुएशन देखिए, यहाँ लिखे हैं हम वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब अगली स्टेट क्या आएगी, 4 से 5। अब फिर हम हीट देंगे, यहाँ भी हम हीट देंगे गैस फेज में। अब यहाँ से यहाँ 4 से 5 में वेपर है। वंस ऑल द वाटर हैज़ कम्प्लीटली चेंज इनटू स्टीम, एनी फर्दर हीट सप्लाइड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वेपर बिकॉज। अब जब हम हीट देंगे तो फिर देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, ये देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। अब गैस के मॉलिक्यूल, अब हम टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अब मॉलिक्यूल उसकी और काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, और लास्ट में क्या हो जाते हैं, सारे वेपर में जलते हैं। दिस इज शोन बाय द राइजिंग स्लोप ऑफ द कर्व बियॉन्ड द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट के बियॉन्ड, ऊपर में भी ये हम आगे बढ़े, मतलब कि तो हम कितना भी हीट देते जाएंगे अब वो वेपर में बनते जाएंगे। ठीक है, तो हीट तो बढ़ता ही जाएगा, समझ में आ गया। तो ये जो बीच बीच में पोजीशन आ रही है 1 से 2, 3 से 4, यही वो पोजीशन थी जहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था और आपका हीट वहाँ पे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता था। ठीक है, चेंज होने के लिए फेज को। ठीक है, उसी को हम लेटेंट हीट या हिडन हीट कहते हैं। इसी दौरान हिडन हीट आती है यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर है, ग्राफ आपको क्लियर है, एग्जाम में आएगा तो ये ग्राफ आप बना सकते हैं और आप समझा सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता अपने लैंग्वेज समझना तो जो मैंने लिखा है उसे ही आप वहाँ लिख दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट इन थर्मोडायनेमिक। अब जो स्पेसिफिक हीट आप अभी पढ़े हैं ऊपर में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये सब पढ़ रहे थे, उसी में एक यहाँ टॉपिक आ रहा है स्पेसिफिक हीट इन थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं उनकी जो फिक्स स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, अगर हम किसी सॉलिड की बात कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट की तो उसकी भी फिक्स होगी, लिक्विड की भी फिक्स वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की। लेकिन अगर हम गैस की बात कर दें, ठीक है, तो गैस इज कंसिडर्ड हैव 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो गैस की 2 तरह की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है। लिक्विड और सॉलिड की फिक्स वैल्यू होती है, जैसे वाटर की, कॉपर की हम बता रहे थे, वो सब फिक्स है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन हम कहीं गैस के बारे में डिस्कस ही नहीं किए, इसलिए यहाँ गैस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर कहीं गैस आपका सब्सटेंस आ रहा है तो गैस के लिए 2 तरह की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। कौन कौन सी, एक होती है स्पेसिफिक हीट व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम गैस को हीट करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो अलग होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर हम गैस को हीट करें एट कांस्टेंट प्रेशर पे तो वह एक अलग हुई। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसको कहते हैं CV, और जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं उसको कहते हैं CP। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ते हैं कि अगर हम किसी, ये देख लीजिए, ये एक आपका कंटेनर है जिस पे एक पिस्टन लगा है, इस पे पिस्टन लगा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस पिस्टन का, F ऊपर से फोर्स लग रहा है, अंदर गैस के मॉलिक्यूल है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द हीट ही को हम देंगे, हीट रिक्वायर्ड टू, उतनी हीट इसको रिक्वायर्ड कर दें टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास उसका 1 यूनिट हो या 1 kg हो, उस और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। टेम्परेचर कितना डिग्री,
इंक्रीज करें 1 डिग्री, मतलब 1 यूनिट मास हो उसका, टेम्परेचर उसका हमको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराना हो, ठीक है, लेकिन सिचुएशन हम रख दें वहाँ पे कि वॉल्यूम उसका नहीं बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम को हम फिक्स कर देंगे। उस वक्त हम जितनी उसको हीट देंगे उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यानी इतनी हीट रिक्वायर्ड हो यहाँ पे कि टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मास उस वक्त उस सब्सटेंस का 1 kg उस गैस का, ठीक है, लेकिन वहाँ वॉल्यूम उसका क्या कर दें हम, फिक्स कर दें। वॉल्यूम नहीं बोले, यानी ये पिस्टन ये ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है, यहीं फिक्स है। और मास इसका 1 kg कर दें हम, 1 kg, टेम्परेचर इसका 1 डिग्री सेल्सियस कर दें, ठीक है। उस वक्त इसको जितनी भी हीट दे रहे हैं वो क्या करेगी, वो इनके मॉलिक्यूल की बस एनर्जी को बढ़ाएगी, क्योंकि पिस्टन ऊपर जा ही नहीं पाएगा, वॉल्यूम फिक्स कर दिए। तो यहाँ पे केवल एनर्जी बढ़ता है, मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे लेकिन उसी में एनर्जी बढ़ती रहेगी उसकी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं गैस हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक जनरल मैंने बताया कि एक फिक्स वैल्यू होती है 3.12, ठीक है, किसी की होती है, ऐसे मैंने जनरल लिख दिया, क्यों लिखा है ये आगे मैं बताऊँगी, ठीक है। तो अगर मास 1 kg हो, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, तो उस वक्त जो एनर्जी हीट हमें देते हैं इसको, उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ देखिए वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, नो, ठीक है, केवल इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी को इंक्रीज करा रहे हैं, ठीक। इसका एक फार्मूला होता है CV, ठीक है, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, डेल्टा Q हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर डेल्टा T, लेकिन वॉल्यूम यहाँ क्या है, कांस्टेंट। ये एक फार्मूला है, इसका डेरिवेशन हम बाद में आपको बताएंगे, यहाँ बस आप फार्मूले को पढ़ लीजिए कि ये फार्मूला होता है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। यहाँ देखिए सेम चीज़ है, मास यहाँ 1 kg रखेंगे, जब हीट इसको कितनी रिक्वायर्ड होगी, जब हम हीट देंगे उस वक्त हम ध्यान देंगे कि मास उस सब्सटेंस का 1 kg हो गैस का, टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन अब यहाँ हम वॉल्यूम नहीं प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, जब हम उतनी हीट इसको रिक्वायर्ड कर दें कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मास 1 kg हो जाए, ठीक है, और इसका प्रेशर कांस्टेंट कर दें, तो ज़्यादा प्रेशर यानी इस पिस्टन के इस लेयर पे मान लीजिए प्रेशर लग रहा है, लेकिन वो फिक्स्ड प्रेशर है, इक्वल अमाउंट में लग रहा है, लेकिन ऊपर की ओर लग रहा है, तो वॉल्यूम को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन प्रेशर यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, कांस्टेंट। तो उतनी हीट रिक्वायर्ड हो कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस का हो उस वक्त, मास 1 kg हो, और कांस्टेंट प्रेशर कर दें हम यहाँ पे, तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर जाता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। 1 डिग्री हम इंक्रीज कर पाएँ इसका टेम्परेचर, द प्रेशर इज मेंटेन कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है, इसको भी हम बाद में डिराइव कराएंगे, ठीक। अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रेशर यहाँ पे जब हम कांस्टेंट कर दें तो फिक्स प्रेशर इस पूरे पिस्टन पे लग रहा है, और प्रेशर जब इक्वल फिक्स लग रहा है तो वॉल्यूम तो यहाँ फिक्स नहीं, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके पहले वाले में नहीं वॉल्यूम बढ़ सकता था, वहाँ सारे एनर्जी क्या कहती थी, मॉलिक्यूल को ब्रेक बस कर रही थी, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल को ब्रेक भी कर रही है और पिस्टन को भी ऊपर की ओर प्रेस कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो CP क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। अब इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे देखिए CP की एक वैल्यू लिखी गई 5.19, और CV की वैल्यू आपको याद है 3.12 मैंने लिखी थी। अब आप सोचिए CV और CP की वैल्यू जो भी है, ये जिस चीज़ की भी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, जिस भी गैस के लिए लिखी है, CP हमेशा ज़्यादा दिख रहा है, CV कम दिख रहा है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, द स्पेसिफिक हीट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। CP क्यों CV से ज़्यादा होता है, आपको यहाँ हम बता दे रहे हैं डायग्राम से। ये देखिए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का डायग्राम है, ये कांस्टेंट प्रेशर का है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम था तो क्या हो रहा था, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है लेकिन पिस्टन ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी यहाँ पे जो भी वर्क है वो केवल मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ाने में चल रहा है, ठीक है। जब हम हीट दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ प्रेशर भी कांस्टेंट प्रेशर कर दी, यहाँ वॉल्यूम बढ़ने लग रहा है, मतलब हमको सराउंडिंग पे काम करना पड़ रहा है। पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब सराउंडिंग पे काम हो रहा है, ठीक है। तो सराउंडिंग पे भी काम हो रहा है
और प्लस इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी भी बढ़ रही है। यहाँ पे दो काम चल रहा है, यहाँ केवल एक काम चल रहा है, यहाँ केवल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है और प्लस वॉल्यूम भी आपका यहाँ से यहाँ 1 है तो यहाँ 2, वॉल्यूम भी बढ़ गया। यहाँ दो काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम, तो सेम टेम्परेचर पे यहाँ पे केवल एक काम हो रहा है, यहाँ दो काम हो रहा है। तो आपको सेम टेम्परेचर पे यहाँ पे आपको काम ज़्यादा दिख रहा है, यानी हीट भी यहाँ ज़्यादा देनी पड़ी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है Cp की वैल्यू क्या होगी, Cv से ज़्यादा होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर सेम है लेकिन यहाँ काम दो हो रहे हैं, 2 वर्क यहाँ हो रहे हैं, यहाँ केवल 1 वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Cp की वैल्यू हमेशा ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन अ गैस इज heated at constant volume, all the heat energy goes into raising the temperature of the gas, but when gas is heated at constant pressure, the gas expand, गैस एक्सपेंड भी हो रही है, एक्सपेंड एंड डज वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। दो काम करना पड़ रहा है। दिस रिक्वायर एडिशनल एनर्जी, हीट एनर्जी लिखिए या एनर्जी, एडिशनल एनर्जी, so more heat is needed to achieve the same temperature change compared to constant volume. Therefore क्या लिख सकते हैं, Cp ग्रेटर देन Cv। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके थर्मोडाइनमिक्स का, ठीक है। एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप बस इतना सा ही आंसर लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 वर्क्स दिख रहे हैं, अब यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं 2 वर्क, आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 वर्क हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे Cv में 1 वर्क हो रहा है केवल और Cv में 2 वर्क हो रहा है। कैसे 2 वर्क हो रहा है अभी मैंने एक्सप्लेन किया, भूल रहा होगा तो दोबारा वीडियो को पीछे करके सुन लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलें। चलिए, अभी तक आप पढ़ रहे थे हीट, अब आप पढ़ेंगे टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि हीट से रिलेटेड सब कुछ हो गया, जो एक तरह की एनर्जी थी। मैंने कहा था शुरू में कि मैं हीट और टेम्परेचर के बारे में बताऊंगी, तो अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ टेम्परेचर, जो कि आप 6, 7, 8, 9, 10th में भी पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ केवल एक जनरल है जो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ टेम्परेचर, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दिस मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। यहाँ कोई एनर्जी की बात नहीं होती है, ये हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ये हीट फ्लो बताता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ये एनर्जी नहीं होती, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि हम डिग्री ऑफ हॉटनेस देखते हैं, उसकी कितना हॉट है कितना कोल्ड है, ठीक है। यहाँ कोई एनर्जी की बात नहीं होती और ये हमेशा डायरेक्शन फ्लो इसका होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट केल्विन, अदर यूनिट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है। टेम्परेचर स्केल क्या होता है जिस पे इसको मेज़र करते होंगे,
वो साइंटिस्टों ने एक फिक्स स्टैंडर्ड स्केल बनाया हुआ है। अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम यूज टू मेजर एंड कंपेयर टेम्परेचर यूजिंग फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, जिससे एक फिक्स पॉइंट है उसी से हम जानते हैं कि इससे हॉट होगी, उस पॉइंट से नीचे गई तो कोल्ड होगी। द कॉमन रेफरेंस पॉइंट इज फ्रीजिंग पॉइंट होती है एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वाटर की, ठीक है। इट इज़ यूज इन साइंस, डेली लाइफ एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्केल, 5 तरह के स्केल होते हैं। सेल्सियस स्केल डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, ये 3 तो आप जानते हैं। 2 और हैं, रैंकाइन स्केल और र्यूमर स्केल, ठीक है। इसके बारे में आप कम जानते होंगे क्योंकि ये कम यूज़ होता है। ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक है। टेबल ऑफ टेम्परेचर स्केल, जैसे डिग्री सेल्सियस है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस होती है। फ़ारेनहाइट में ये कितनी होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और केल्विन में ये कितनी होती है, 273.15 केल्विन होती है, ठीक है ना। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस को हम बॉइलिंग पॉइंट मानते हैं। फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितनी होती है, 212 हो जाती है, ठीक है। और केल्विन में कितनी होती है, 373.15 केल्विन होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, इसके बारे में हम आगे के टॉपिक में बताएंगे। यहाँ बस जान लीजिए कि एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू होती है 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू होती है 459.67 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होती है 0, केल्विन को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। ये होता क्या है इसके बारे में डिटेल बाद में बताया जाए। कन्वर्जन फार्मूला क्या होता है, सपोज कि जो कोई दे दिए कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो फार्मूला होता है F इजिकल टू, ये 9th में आप पढ़े हैं, C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, ठीक है। सेल्सियस की वैल्यू रख दीजिएगा, फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बदलना है तो C इजिकल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, जिसकी वैल्यू पता है लिख दीजिए, जो नहीं पता है वो अपना आपको पता चल जाएगा। सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं तो केल्विन इक्वल टू C प्लस 273.15, ठीक है। ये सारे फार्मूले हैं और ये फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। ये किसका है, ये वाटर का सब मैं बता रही हूँ, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट किस में, डिग्री सेल्सियस में क्या क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है वाटर का, फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। और ये रहा आपका थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो पूरा डिफरेंस यहाँ पे ओवरऑल लिख दिया गया। एक बार मैं पढ़ देती हूँ, वैसे आपको अब क्लियर हो ही गया है सारा। हीट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो वो एक एनर्जी होती है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है। टेम्परेचर क्या होता है, ये एक डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है और कोल्डनेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसको हम टच करके पहचानते हैं। हीट इज़ द टोटल एनर्जी होती है पॉजेस्ड बाई मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस विच इंक्लूड बोथ देयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी रखे रहता है। एनर्जी जब तेज होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, जितने भी मॉलिक्यूल उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको हम क्या कहते हैं कि ये हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है डायरेक्ट, ठीक। हीट हैज ए वर्किंग कैपेसिटी, ये वर्किंग कैपेसिटी होती है, हम हीट किसी को देते हैं फिर उससे वो प्रोसेस चलता है, लेकिन ये टेम्परेचर कोई वर्किंग कैपेसिटी नहीं होती है इसकी, ठीक है। ये बस हॉटनेस और कोल्डनेस तक ही सीमित है। हीट कैन फ्लो फ्रॉम ए हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टेम्परेचर कैन राइज व्हेन हीटेड एंड डिक्रीज व्हेन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड डाउन, ठीक है। एसआई यूनिट की हीट की क्या होती है, जूल होती है, और इसको कैलोरी में भी मेजर करते हैं। एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन होती है, और अदर यूनिट डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। फार्मूला और कन्वर्जन दोनों बता दिए हैं मैंने। हीट कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल क्यू, टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। द मेजर ऑफ हीट कैन बी डन विथ कैलोरीमीटर, अगर हीट को मेज़र करना हो तो वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। इसके बारे में आपको पढ़ना है आगे के टॉपिक में। और टेम्परेचर को अगर मेज़र करना हो तो हम नॉर्मली थर्मामीटर यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर घरों में भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, ठीक है। डेली लाइफ में हम इसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हीट को मेज़र करना है तो वहाँ पे हमको एक अलग इंस्ट्रूमेंट आता है कैलोरीमीटर, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। क्लियर है टॉपिक। तो यहाँ आपका हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस फिनिश होता है। हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे यहाँ पे वो सारे लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ हम आ पहुँचे हैं वीडियो के लास्ट तक, और मुझे पूरा बिलीव है कि आपको ये हीट एंड टेम्परेचर रिलेटेड टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर आपको क्लियर है
तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ साथ आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं वहाँ के सिलेबस से इस वीडियो के टॉपिक को मैच कर लीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी में यहाँ के टॉपिक से डिफरेंट होगा तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम उस टॉपिक को भी अपने लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर एट एनी स्टेप ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक, वी विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, मैं आपको जल्द ही मिलती हूँ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल साइंस विदास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां आपको सभी लेक्चर के नोट्स और PDF वहां पे अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू, बाय।